Hello everyone, welcome back to intensive classes. In this video we are going to cover about the 20 important पॉलिटी की MCQ. ठीक है, तो हम लोगों ने पॉलिटी से रिलेटेड मेजर पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं. लास्ट क्लास में आपका इंडियन जुडिशरी भी कंप्लीट हो गया है. अब कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह हैं वो बच रहे हैं. तो उस अब जितने हमने कवर किए हैं उससे रिलेटेड जो कुछ एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं JMI के BLLB में प्रीवियस ईयर, तो वो सब हम लोग कुछ देख लेते हैं 20 क्वेश्चंस. तो आइए स्टार्ट करते हैं. आपका पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऐसा कौन सा राइट था, फंडामेंटल राइट, जिसको कि BR अम्बेडकर साहब ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था. ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी राइट टू रिलीजन, ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो आप लोगों को पता है, हमने पढ़ाया था आपको फंडामेंटल राइट जब बताया था तब आर्टिकल 32 दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32. तो ये हुआ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया इसका. आगे देखते हैं. फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोवाइड किया गया इंडिया में, वो क्या है? इम्पैक्ट इम्परफेक्ट राइट्स, पॉजिटिव राइट्स, निगेटिव राइट्स या मिक्स्ड राइट्स. तो मैंने पढ़ाया था आपको फंडामेंटल राइट में जो कि यहाँ पे आपका जो फंडामेंटल राइट ये एज ए निगेटिव राइट है. क्यों ये निगेटिव राइट है ये भी आपको बताया था, आप वीडियो देख लीजिए, वहाँ पता मालूम हो जाएगा. निगेटिव राइट इसलिए कि ऑब्लिगेशन, एक तरह से ऑब्लिगेशन बनाता है गवर्नमेंट पर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3. आर्टिकल 24 प्रोवाइड्स डैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, क्या है एज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, बिलो द एज ऑफ क्वेश्चन मार्क ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन इंगेज इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट. तो क्या है इसमें कि आर्टिकल 24 जो है एक बच्चों को एक सर्टेन एज है क्राइटेरिया, उससे कम साल के बच्चों को माइनिंग मीन्स हजार्डस वर्क में एम्प्लॉयमेंट नहीं करा सकते आप, वो गैर कानूनी होगा. तो वो कौन सा है, ईयर क्या है फिक्स? तो 14 ईयर्स, डैट इज़ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है. नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स होगा यहाँ पे. आगे बढ़ते हैं. अब आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड टू रिलीज द पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन. रिट आप लोगों को आर्टिकल 32 पता है, उसमें 5 तरह के रिट है. तो इलीगल डिटेंशन को रोकने के लिए कौन सा रिट इशू होगा? तो हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा. बाकी तीनों आपको फंडामेंटल राइट में सारे डिफाइन किए गए हैं, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी UK, ऑप्शन डी आयरलैंड. इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रशिया. और यहाँ पे USSR भी कई बार पूछता है, तो या तो आप दोनों साथ में नहीं होगा ऑप्शन में, कोई एक ही होगा, तो वो आप अपने हिसाब से टिक कीजिएगा. आगे देखते हैं. अब आपका आता है 6 नंबर क्वेश्चन. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज़ अ प्रोविज़न मेड इन द, देखिए ये जो टर्म है, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं. प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो ये क्या है, 4 ऑप्शन आपको है. तो क्या होगा ये टर्म? तो वैसे सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आपको टर्म कहाँ मिलेगा, प्रीएम्बल में मिलेगा. बट ये जो पूरा टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये पूरा एक सेंटेंस आपको स्टेट में मिल जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में. तो इसका करेक्ट होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़, पूरा सेंटेंस वहाँ मिलेगा. आगे बढ़ते हैं. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय द लोकसभा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इलेक्टेड बाय द प्राइम पार्लियामेंट, ऑप्शन सी नॉमिनेटेड बाय द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एंड ऑप्शन डी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो क्या है कि ये जो ऊपर के 3 हैं ABC, इसके बारे में कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है. ठीक है, बट ऑप्शन डी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है आपका. आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 बात करता है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा. आगे देखते हैं. व्हेन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकम्स वैकेंट एंड देयर इज़ नो वाइस प्रेसिडेंट, हु विल बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट. जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो और वाइस प्रेसिडेंट भी ना
प्रेजेंट हो, मीन्स वो भी नहीं हो और प्रेसिडेंट भी नहीं हो, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो, तो फिर उस वक्त प्रेसिडेंट के पोस्ट पर कौन बैठेगा? तो ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा एंड ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सबको पता है। ऐसे एक पर्सन है जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जो कि प्रेसिडेंट के पोस्ट पे भी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे भी रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी रहे थे। तो वो आप लोगों का, तो इस क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर डी होगा। आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर अ पार्टिकुलर बिल इज़ मनी बिल और नॉट? क्या है कि एक बिल वो मनी बिल होगा या नहीं, वो कौन डिसाइड करेगा, किसके पास पावर है? ऑप्शन ए फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, दैट इज़ स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका हु एमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर अ पार्टिकुलर बिल इज़ अ मनी बिल। अच्छा, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, तो इसका तो वही डी होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। ये ध्यान रखिएगा, ऑफ द स्टेट पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन डी एडवोकेट जनरल, ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका करेक्ट होगा, क्या होगा? एडवोकेट जनरल। यहाँ स्टेट पूछा है, अगर यहाँ पूछा द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, तब फिर आपको अटॉर्नी जनरल होता है, बट अगर स्टेट पूछा है तो एडवोकेट जनरल होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीली थ्रू आउट द हैव द राइट टू फिल इन द ब्लैंक्स फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, आपको आर्टिकल 19 में मिल जाएगा ये स्टेटमेंट। तो वहाँ पे क्या लिखा है? टू मूव, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रीलोकेट, ऑप्शन सी रन, ऑप्शन डी ट्रैवल। तो जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट एज इट इज़ आपको मिल जाएगा वहाँ पे, जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे मूव रहेगा। तो ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल इसका जनरल क्या कर सकते हो, उसे एग्जांपल हुआ कि केस हुआ किसी पर और कोर्ट ने, जिसने केस किया, सिर्फ उसकी बात सुन करके, प्लेंटिफ की बात सुन करके सामने वाले डिफेंडेंट को मौका ही नहीं दिया बात कहने का और एक्स पार्टी जजमेंट दे दिया, मीन्स उसे एक्यूज, उसे कन्विक्ट करा दिया। तो ये क्या है, इस ऐसा नहीं होगा। मीन्स नो पार्टी, नो वन शुड बी कंडेम अनहर्ड, मीन्स किसी भी ऐसे छोड़ नहीं सकते बिना सुने। ठीक है, दोनों पार्टी को अपनी बात रखने का हक है। तो ये कौन सा आपका, ये लैटिन मैगजीन बताता, तो ये आपने पढ़ा होगा, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ऑडी अल्ट्रम पार्टम बोथ द पार्टी शुड बी हर्ड। अगर आपने किसी पे केस किया है, केस फाइल किया है कोर्ट में, तो ऐसा नहीं कि कोर्ट सिर्फ आपका पक्ष देख करके सामने वाले को सज़ा दे देगा, सामने वाली पार्टी को भी मौका मिलेगा कि वो अपनी बातें रखे। ठीक है, तो वो ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ये वैसे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल में भी आता है। आगे बढ़ते हैं। और 13 नंबर, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन्स, और इसके साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये आते हैं 5 चीज़ें, सीक्वेंस में आते हैं, तो सीक्वेंस में भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इज़ अ फंडामेंटल राइट्स क्लासिफिएबल अंडर। ये क्या आपको, ये आर्टिकल 15 जो है, बेसिकली आर्टिकल 15 जो है फंडामेंटल राइट है, ये किस क्लास में आता है? तो ऑप्शन ए द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन बी द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन सी द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड ऑप्शन डी द राइट टू इक्वालिटी। तो हमने पढ़ा है आर्टिकल 14 to 18, ये राइट टू इक्वालिटी में आता है। ठीक है, तो 15 इसी में आ गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली। ठीक है, यह कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनली, उस वक्त कितने आर्टिकल थे? आर्टिकल कितने थे? 395 आर्टिकल थे, ऑप्शन बी दैट इज़ करेक्ट। अभी भी अगर पूछता है हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी कितना है, तब भी आर्टिकल 395 ही आपको नंबरिंग में टिक करना है। 395 ही है, क्योंकि क्या है इसका रीज़न, क्या है इसके पीछे, कि जो भी नया आर्टिकल अगर ऐड होता है तो वो एज अ कैपिटल लेटर के थ्रू ऐड हो जाता है। मीन्स 21 था पहले से, फिर 21A हुआ ऐड, तो ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर, तो नंबरिंग वही 395 ही पूछा जाएगा, 395 ही आपको टिक करना है।
आगे देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू मीन्स, ये आपका आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए रिव्यू ऑफ द ऑर्डर, ऑप्शन बी रिव्यू बाय द हायर कोर्ट, ऑप्शन सी रिव्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी पावर ऑफ द कोर्ट टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो क्या होगा इसका अप्रोप्रिएट? आपका ऑप्शन डी है अप्रोप्रिएट आंसर, इसका करेक्ट होगा डी। आर्टिकल 13 आपको जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट भी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नो वन कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, दिस डॉक्ट्राइन इज कॉल्ड। क्या है? नो वन कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। सेम ऑफेंस है एक, तो उसके लिए किसी को 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मर्डर किया किसी का, तो जिसका मर्डर हुआ मान लिया जाए उसके ही, या फिर स्टेट, ये तो स्टेट वाला है, आपको मर्डर वगैरह मर्डर जो है ये स्टेट से क्रिमिनल लॉ है, तो वहाँ पे फिर स्टेट आपकी तरफ से लड़ेगा। बट अगर सिविल लॉज में जो पार्टिकुलर पर्सन लड़ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने कुछ किया सिविल लॉज में, तो सामने वाले बंदे ने आप पे केस किया, आप कन्विक्ट भी हुए, सज़ा काट के आ रहे, फिर दूसरे किसी बंदे ने सेम केस के अंदर आपको एक्यूज या फिर सेम मैटर में आपको आपके ख़िलाफ़ केस फाइल कर दिया। ठीक है, बात समझ रहे? मीन्स आपने एक गलत काम किया है, क्राइम किया है, उसके लिए किसी ने आपके ख़िलाफ़ केस किया, फिर आप पे प्रोसीडिंग हुई, आप कन्विक्ट हुए, फिर आप सज़ा काट के वापस आ रहे, फिर दूसरा बंदा कोई और सेम मैटर में आपके ख़िलाफ़ केस कर दे रहा है, तो वो नहीं हो सकता। मीन्स आपने एक क्राइम किया, फिर उसकी सज़ा आपको मिल चुकी है, अब आप सेम क्राइम के लिए दोबारा आप सज़ा नहीं काटेंगे। तो यही है ये क्वेश्चन का एक क्रक्स। अब ये डॉक्ट्राइन है, इसके लिए कौन सा है? ऑप्शन ए बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑप्शन बी डबल कन्विक्शन, ऑप्शन सी डबल जेओपार्डी, ऑप्शन डी कॉर्पस डेलिक्टी। तो इसका करेक्ट होगा क्या होगा आपका? डबल जेओपार्डी, ऑप्शन सी, दैट इज़ डबल जेओपार्डी। ये आपको आर्टिकल में भी मिल जाएगा, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, ये आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में मिल जाएगा डबल जेओपार्डी। आगे देखते हैं, फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन ETC। तो ये तो हमने देख लिया, राइट टू इक्वालिटी। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। अ माइनर एग्रीमेंट इज़ वाइड। माइनर एग्रीमेंट क्या होगा? वाइड होगा। दिस प्रोपोजिशन वाज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे माइनर एग्रीमेंट वाइड भी होगा, या फिर यहाँ पे एक और टर्म आता है वाइड एब इनिशियो, वाइड एब इनिशियो, वाइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। स्टार्टिंग से ही वाइड ही होगा, उसमें कोई भी ऐसा टर्म ना हो जिसे कि वैलिड करार दिया जा सके। माइनर के साथ अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट का कोई भी पार्ट वैलिड नहीं होगा। कि प्रॉमिस आपने किया तो कम से कम प्रॉमिस वैलिड हो जाए, या फिर कंसिडरेशन आपने दिया वो वैलिड हो जाए, तो कुछ भी वैलिड नहीं होगा। वाइड एब इनिशियो चलता है। ये केस था आपका मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, डेट इज़ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इस केस में कहा गया वाइड एब इनिशियो होगा, माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट क्या हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया और माइनर बाद में आपने कुछ पैसे वगैरह कंसिडरेशन उसको दिया, माइनर ने उससे कंज्यूम कर दिया, बाद में पता चला कि वो माइनर था, जब उसकी बारी आई देने की तब वो मना कर रहा है, तो आप कोर्ट में उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं कि आपने जो उसे पैसा दिया वो वापस दे, क्योंकि वो एग्रीमेंट ही वाइड एब इनिशियो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। द टेम्पररी रिलीज ऑफ अ प्रिजनर इज कॉल्ड। टेम्पररी रिलीज होता है कोई प्रिजनर किसी कंडीशन की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, स्पेशल सिचुएशन की वजह से कुछ वक्त के लिए प्रिजनर को छोड़ा जाता है, तो वो उसको क्या कहते हैं? एमनेस्टी, डिस्चार्ज, पार्डन और पैरोल। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट, पैरोल कहते हैं उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पैरोल होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20, डेट इज़ आर्टिकल 21 स्टेट्स डैट नो पर्सन शैल होगा यहाँ पे, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल फिल इन द ब्लैंक्स आपका एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। जी का आर्टिकल 21 जिन्होंने पढ़ा होगा उसमें 2 चीज़ों की बात की जाती है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, और इसके साथ फिर प्राइवेसी भी आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं राइट आर्टिकल 21 में। राइट टू लाइफ मीन्स आपको राइट टू लाइफ, ज़िंदा रहने का। अब राइट टू लाइफ के लिए जो जो चीज़ें भी ज़रूरी हैं वो सब फंडामेंटल राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 इसका करेक्ट होगा डी ऑप्शन। तो हमारा 20 कंप्लीट होता है। इसमें 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे,
बट बहरहाल तो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर दिस।